नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं संपूर्ण कोण का मान है, संपूर्ण कोण का मान है 180, 90, 360, 285, ठीक है। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जेटेट 2019 में पूछा गया है। किसी वृत्त में डॉट 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 केंद्र होते हैं 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में केवल और केवल एक ही केंद्र होंगे, ठीक है। केवल एक केंद्र होंगे जहाँ से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? 1, 2, 3 या अनंत। किसी वृत्त है, इसमें त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी खींचा जाता है त्रिज्या होता है, तो इसमें अनंत हो सकता है, इसमें अनंत हो सकता है। राइट आंसर डी अनंत है। एक वृत्त में व्यास होते हैं, एक वृत्त में व्यास होते हैं 1, 2, 3 या अनंत, ठीक है। एक वृत्त है तो वृत्त के बीचों बीच केंद्र से जो भी रेखा दोनों और परिधि को मिलाती है वो व्यास कहलाता है। तो ये व्यास हो गया, इधर से देखेंगे तो ये व्यास हो गया, इधर से देखेंगे तो ये व्यास हो गया, इधर मैंने व्यास की संख्या भी इसकी क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, ये 3x है और ये 6x है। तो x का मान कितना होगा बताना है। 10, 20, 30 या 40 यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये दो भाग में बट गया, ये 3x है और ये 6x है, ठीक। तो ये दोनों का योग कितना होगा? एक सरल रेखा पर सभी कोणों को जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 180 होगा। तो आपको हो गया कितना? यहाँ पे देखिए, तो हो गया आपका 3x प्लस 6x और बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 3x और 6x 9x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री बट्टे 9, 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। 20 x का मान 20 डिग्री हो गया, राइट आंसर 20 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करें। ये भी ज्योमेट्री से है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये भी उसी तरह का एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर आप 10, 20, 30 कै को भी कोण बना दीजिए, सबका योग कितना होगा? 180 ही होता है, ठीक है। MP टेट 2014 का प्रश्न है। तो यहाँ पे सरल रेखा के गुण से क्या हो गया? आप लिखिएगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। x और 2x 3x और 3x 6x, 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री बट्टे 6 यानी 30 डिग्री। तो राइट आंसर 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री किस में? ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें। यूपी टेट 2014 में वाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा? ये वाह्य कोण है बाहर, तो देखिए वाह्य कोण यानी किस पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। तो वाह्य कोण हमेशा अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है। तो अंतः कोण कौन कौन बना है? एगो ए पर बना है और एगो बी पर बना है। तो अंतः कोण का योगफल यानी वाह्य कोण क्या होता है? अंतः कोण का योगफल होता है। यानी सी पर बन रहा है तो अंतः कोण 2 को बनेगा, बी और ए, इसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा वाह्य कोण का, ठीक है। तो अब x बराबर वाह्य कोण है, x क्या है? बाहर में वाह्य कोण है,
तो x बराबर दोनों कोण को जोड़ दीजिएगा, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 140 डिग्री हो गया। यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे बाकी बनाया गया है और सूत्र भी दिया गया है। वाह कोण अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, इसको लिख लीजिएगा। इसलिए वाह कोण बराबर, अगर सी पर है तो सी का 2 गुना अंतः कोण ए और बी बचेगा, अगर बी पर होगा तो ए और सी बचेगा। ऐसे ही करके जोड़ लिया जाता है। दी गई आकृति में वाह कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वाह कोण बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे, वाह कोण बराबर अभिमुख अंतः कोण का योगफल। तो यहाँ पर अभिमुख अंतः कोण में एगो x है, वाह कोण बराबर कर दीजिए x है और प्लस कितना है 65 डिग्री। x का मान निकालना तो x इधर ही रह जाएगा, 65 डिग्री किधर रह जाएगा, 130 माइनस 65 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर 65 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कोई नहीं। ठीक, चलिए देखिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 गो जीरो, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 गो जीरो। 10 दहेम कितना हो गया, 100 बराबर 10 आंसर हो गया। ठीक है, 10 आंसर हो गया, तो 10 यहाँ पे बनाया हुआ है। राम सेवक को 8880 रुपये को अपनी 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। सीजीटेट 2017 में पूछा था। 222, 220, 2220 या कोई नहीं। ठीक है, तो 4 भाग में बांटना है, तो 8880 को 4 भाग में हम बांटेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ पर 8 होता रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 उठाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 0। ठीक है, यानी 2220 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एमपीटेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, देखिए कभी भी आपसे एक न्यूनतम पूछता है, एक अधिकतम पूछता है। अधिकतम पूछेगा तो आपको ये दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए भाग विधि द्वारा या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 42 को आप तोड़िएगा तो 42 का खंड होगा 2 गुने 3 गुने 7। 49 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7। 63 को तोड़िएगा 3 गुने 3 गुने 7। अब देखना है कि तीनों में सबसे अधिक जो है कौन मिल रहा है, तीनों में, तो तीनों में 7 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसलिए जो तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी भाग विधि से भी देखिए आप इस तरह से दे सकते हैं। 42 से 49, तो यहाँ पर एचसीएफ 7 आया। अब 7 को कर लीजिएगा, 42 49 63 से, तो 63 से कर लीजिएगा, तो 63 से 7 बार में कट जाएगा, इसलिए एचसीएफ इसका 7 हो जाएगा। तो भाग विधि से भी देख सकते हैं। 2 संख्या का मौसम 25 है और तथा लौसत 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। 70, 75, 80 या 50 है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, गुणनफल, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो 2 संख्या में एक संख्या 20 है, दूसरा संख्या नहीं पता है तो x मान लिए। एचसीएफ मौसम पता है हमको 25 और एलसीएम हमको पता है 60। तो यहाँ पर यही ना इस संख्या को निकालना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 25 गुने 60 और इसके बट्टा में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 दिया कितना हो गया 60, अब 25 दिया 75, यानी दूसरी संख्या जो है वो कितना है 75 है। 75 किस में है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही विधिवत आपका हमने सूत्र लिख के बना दिया है। सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। ठीक है, या इसी को सूत्र में कहते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुने एचसीएम, या इसी को कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 4 गो में से कोई 3 को दिया हुआ रहेगा और 1 गो आपको निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी 4 में से 3 देखिए दिया हुआ है आपको। मौसा दिया हुआ है 25, लसा दिया हुआ है 60, पहली संख्या दिया हुआ है 20, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग x मान के बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या को x माने x, या प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न 25 गुने 60 काट दीजिएगा,
आपका आंसर आ गया है। क्लियर। चलिए अगला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उस घन की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो सबसे बड़ी जो भुजा दी होगी उसका आयतन निकाल लीजिए और बटे छोटा वाला का आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है। कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर भुजा, तो घन का आयतन भुजा का क्यू, तो 3 गुने 3 गुने 3 और बटे 1 गुने 1 गुने छोटा भुजा का क्यू हो जाएगा। छोटा घन का ऊपर बड़ा वाला होता है और नीचे छोटा वाला कर देगा। तो 3 3 9 9 27, यानी 27 घन बनाया जा सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, तो 3 सेंटीमीटर है, क्यों 3 से 27 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन इतना हो गया। इसलिए घन की संख्या बराबर होता है, देखिएगा याद रखिएगा, किसी भी घन का यदि संख्या निकालने के लिए आ जाए तो बड़ा घन जो होगा उसका आयतन ले लीजिएगा और नीचे जो छोटा घन होगा उसका आयतन से भाग दे दीजिएगा। जो आएगा वही आपका घन का संख्या हो जाएगा। ठीक है। 11 5/13 5/17 को अवरोही क्रम में सजावे। 5/11 5/13 और 5/17 को अवरोही क्रम में सजावे। ठीक है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है। यहाँ पे अंश क्या है, सबका बराबर है। ठीक है। लेकिन हर अलग अलग है। तो सबसे छोटा कौन हो रहा बताइए, तो जो हर है सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 5/17 ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 5/13, फिर उससे बड़ा है 5/11। अब क्या करना, अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा लिखना होगा हमको। ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 5/11 है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 5/13 है। फिर सबसे छोटा कौन है, 5/17 है। ठीक है। 5/17 है। तो 5/11 5/13 5/17 किस में है, बी में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री का कोण कहलाता है। 0 डिग्री का कोण कहलाता है, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा था। शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण जो है आपका शून्य कोण कहलाता है। ठीक है। 90 डिग्री का कोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, पंजाब टेट 2017 में पूछा गया है। शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। पूरे एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण जो है आपका समकोण कहलाता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपको बताना है। 0 और 90 के बीच का कोण क्या कहलाता है, 0 से 90 के बीच, यानी हो सकता है आपका 89 डिग्री तक हम चलेंगे, 88 डिग्री चलेंगे। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, तो ये कोण जो आपको कहलाएगा 0 से 90 के बीच का कोण जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम भुजा देखते हैं, एक भुजा ए बी, ये भी 5, और एक भुजा ए सी, ये भी 5, और एक भुजा बी सी 7। यानी इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है वो क्या कहलाता है बताइए, तो सम, और 2 के लिए द्विव और भुजा के लिए बाहु, यानी सम द्विव बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिएगा किस प्रकार का त्रिभुज आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए त्रिभुज है, सीजी टेट में पूछा है। तो ए बी 2, ए सी 2, बी सी 2। तो ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर, ए सी, तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा है, सभी भुजा बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किस में है, डी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सभी भुजा बराबर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज आपसे पूछा है। एक है 1 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख करके यहाँ पे आकृति को देख करके मान बतलाना। ठीक है। आकृति को देख करके क्या करना है, मान बताना है। देखिए इस तरह का आकृति जो बना हुआ है, इस तरह का आकृति सीधे जो बना हुआ है। ठीक है। ये आकृति, इसमें बाहर पर कोण बना हुआ है, कितना बना हुआ है, 160 डिग्री। ठीक है। ये वाय कोण है, जो बाहर में कोण बनता है उसको वाय कोण कहते हैं। और उसके अभिमुख, उसके सामने वाला कोण, तो सामने वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी ये x है और ये 90 है। ठीक है। तो वाय कोण किसके बराबर होता है, अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 160 डिग्री
बराबर इसके सामने का कोण, इसके सामने का सम्मुख कोण, मतलब इस पर बना तो इसके सम्मुख यही दो कोण दिखाई देगा, ठीक है। यानी x प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब x का मान जब निकालना है तो x तो इधर रहेगा, लेकिन 90 को हम क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे। तो इधर जो पहले से लिखा है वो पहले ही लिखाएगा, लेकिन ये प्लस में 90 था, जब बाउंड्री पार करेगा तो माइनस में 90 लिखाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा हमारा, तो 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये बराबर में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। 160 में से 90 ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बना हुआ है वहाँ है कौन 160, देखिए यहाँ पे घटा के आपको सब कुछ बना के हमने दिखाया है, ये 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का आप लोग फटाफट बना के हमें बताइए कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, 35 डिग्री कोई नहीं है। ये वाय कोण है, तो वाय कोण किसके बराबर होता है, तो इसके अभिमुख अंतःकोण, तो इसके अभिमुख दुइये को कोण बन रहा है, एगो ये और एगो ये। अगर सी पर बन रहा है तो बच रहा है ए और बी, तो ए हो गया, ठीक। कितना हो गया x प्लस 35 डिग्री, ठीक है। x का मान निकाला तो x को हम यही छोड़ते हैं, 35 को हम इधर लेके आते हैं, तो 70 के बाद लगेगा, तो 70 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर x हो गया। 70 में से 35 गया तो 35 डिग्री बराबर x हो गया, यानी x का मान कितना होगा 35 डिग्री होगा, राइट आंसर इसका 35 डिग्री होगा। बाकी नीचे सब कुछ आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न था आपका, यहाँ पे है अगला प्रश्न है 3 अंक की बड़ी और छोटी संख्या से। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, भूल के नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि संख्या पर संक्रिया आपको करना है। 3 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, याद रखिएगा 5 अंक का 5 × 9 ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 हमेशा लिखना है, और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0, 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या, तो क्या लिखे बताइए, 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 3 अंक है तो क्या को 0, 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10, ठीक है। 1099 आ रहा है, 1099 किस में, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न है, आप सभी को जितना जल्द बनाइएगा बताइएगा हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर कै गो 0 हमें बताइएगा, 1 पर कै गो 0, तो 1 पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक का 99 हो गया। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 पर यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो जोड़ देंगे तो 9 9 और यहाँ पे 0 और 1, यानी 1099 या 1099 आप कह सकते हैं। 1099 किस में, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 10 का अभाज्य गुणनखंड है। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपको बतलाना है, ठीक है। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 5 1 2 5 1 2 5 10 या कोई नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक ना। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ अपने से या 1 से कटती है, याद रखिएगा। तो 1 से सब संख्या कटती है, इसलिए अभाज्य संख्या का आप जब भी यहाँ पर कहेगा कोई, तो सबसे पहले 1 ले लेंगे हम। उसके बाद वैसी संख्या देखना है जिससे वह कट रहा है, सिर्फ अपने से कटने वाली संख्या होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 ले सकते हैं, उसके बाद सबसे छोटी यहाँ पर हम लेंगे 2, उसके बाद क्या ले सकते हैं 3 भी अपने से कटता है, उसके बाद क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेकअप करते चलते हैं, ठीक है। तो 10 के लिए है, तो 10 के लिए सबसे पहले 1 हो गया, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, और फिर ऑलरेडी 10 से, यानी 1 2 5 10 होगा। 1 2 5 10 किस में है, तो सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए बाकी यहाँ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। संख्या 14 का गुणनखंड है 1 7 1 7 14 1 2 7 14 या कोई नहीं, ठीक है। तो 14 सबसे पहले हम देखते हैं, तो कितना से, 1 से तो हर बार आता है, फिर 2 से देखेंगे तो 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 से भी कटता है तो 2 हो जाएगा,
फिर 7 से भी कटता है तो 7 हो जाएगा। और देखिए 14 का पूछ रहा था, 14 का आधा लगभग जब संख्या आ जाए तो समझिए कि एक संख्या लास्ट वही बचेगा, ठीक है। 14 यानी 1 2 7 14 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड है, आपको बताना है कि इसमें 21 का कौन अभाज्य गुणनखंड है। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। 1 3 7 1 3 7 21 1 3 21 या कोई नहीं, ठीक है। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा आपको बताना है। तो 21 के लिए देखिए आपका होगा, 21 के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो 1 से चलेंगे तो 21 से बार में होगा, ठीक है। फिर 3 से देखेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, ठीक है। तो आपका हो गया पहले 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7। अब इसके बाद किसी और से नहीं करता है, सिर्फ 21 से करता है। तो 1 3 7 21 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 7 21 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन क्या होगा। 462 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 482 सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बेलन की बात करेंगे तो एक बेलन का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। बेलन का फिगर बना लिए हम ना, यहाँ पे बेलन का फिगर हो गया। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब कहना चाहिए यहाँ 20 से इधर आधार की त्रिज्या कितना है, आर जिसको हम कहते हैं 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र देखिए होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर आपका 7 दिया है तो 7 × 7 और गुने कितना हो गया, एच हो गया, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 सत्ते यहाँ पर हो गया, देखिए आप देखिएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 1 15, 154 × 3 तो हम हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16 और 1 3 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 462 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे सब बना हुआ है, देखिए इस तरह से क्लियर किया हुआ है, आप सभी बना के यहाँ पर क्लियर हो लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर या कोई नहीं, ठीक है। चलिए बेलन की बात है, बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है, यहाँ पे एक बेलन हो गया, ठीक है। ये बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई का मान कितना है, तो पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है तो 2 × 2 और एच कितना है 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। 88 सेंटीमीटर किस क्यों में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला है, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का परिमाप है, पंजाब टेट 2018, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, 30 आंसर होगा कि 32 होगा कि 34 होगा, 18 बताना। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो ए से शुरू करेंगे तो ए भी जाएंगे, तो ए भी तक 6 सेंटीमीटर होगा। फिर बी से शुरू करेंगे तो सी तक जाएंगे, सी 3 सेंटीमीटर होगा। सी से शुरू करेंगे तो डी तक जाएंगे, डी 6 सेंटीमीटर होगा। और फिर डी से लेकर 1 तक जाएंगे तो वहाँ 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 6 3 9, 6 15 3 18, यानी आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका डी होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। परिमाप यानी क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी को जोड़ दिए, सभी को जोड़ कर देख लिए आप, ठीक है। चलिए अगला परिमाप है, इसका परिमाप बताना है आपको, ठीक है। इसमें तो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। मान लीजिए आयत का परिमाप जानते हैं, त्रिभुज का इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब इसे परिमाप के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जोड़िए यहाँ से, तो सी जहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे ए से लेके तो ए ई 2, और फिर इसका बाद ई डी कितना हो गया 5, फिर डी सी चलिएगा तो कितना हो गया 4, फिर सी बी चलिएगा तो कितना हो गया 5, और फिर बी ए चलिएगा तो कितना हो गया 2। पहुँच गए ए पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 2 5 7 4 11 5 16 और 2 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर हो रहा है, 18 सेंटीमीटर सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। परिमाप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 75 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का पहला कोण ए दिया हुआ है, एक कोण ए दिया हुआ है कितना 50 डिग्री, तीसरा कोण सी दिया हुआ है कितना दिया हुआ 75 डिग्री, और कोण बी पूछ रहा है कि क्या होगा एक्स है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर त्रिभुज का गुण जानना होगा। त्रिभुज के गुण में यह कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ठीक है।
तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 50 और 75 कितना हो गया 125 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 180 डिग्री, ये प्लस 125 है, बाउंड्री पार करेगा तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो 125 और 50 55 और 5 125 और 50 75 और 5 80 55 डिग्री आ रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 डिग्री घटाने पर आएगा तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब बनाया हुआ है त्रिभुज के गुण से जिस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप इतना लंबा में नहीं जाएंगे, शुरू बार सीखना हो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए आप जल्दीबाजी से देख करके फिगर पर ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 35 से 30 बड़ी है। 30 बड़ी है वह संख्या बताना है आपको। ठीक है, 3760, 37 65, 37 68 कोई नहीं। ठीक है, तो 37 35 से 30 बड़ा, तो उसमें 30 जोड़ के देख लीजिए। 37 35 से 30 बड़ा वह संख्या तो कितना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 37 65, यानी वह संख्या कितना है 37 65 है। क्लियर। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है आपको बताना है। 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000, इस तरह से है। यानी 2 अंक कहेगा तो 1 लिखे 1 0, 3 अंक कहेगा तो 2 को 0, 4 अंक कहेगा तो 3 को 0, यही तो हम लोग याद करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै को 0 होगा, 3 को 0, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी क्या 1 और कै को 0, 4 को 0 लिख लिए। उसका योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ लिए 0 0 0 1 1, मतलब 11,000 आ रहा है। ठीक है, 11,000 किस में है, तो यहाँ पर आगे देखिए 1 1 0 1 0 1 0 1 और 1, मतलब 11,000। ठीक है, 11,000 किस में है, यहाँ पर आपका बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको बना के भी हम लोग दिखा दिया है। सब चीज़ क्लियर करके देते हैं जिससे किसी को पढ़ने में कोई सुविधा नहीं हो। सिर्फ आवश्यकता है यहाँ से नोट्स PDF लेकर के पढ़ लेने के। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है आपको बताना है। 324, 74, 154, 672 या सभी। ठीक है, अगर आपको भाग का नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 324 में भी 3 से भाग लगेगा, 74 में 154 में भी 3 से भाग लगेगा। ये भाग लगा के आप बार बार देखिएगा, उसके बाद बताइए। ठीक है, लेकिन ये नियम नहीं कहता, नियम कहता है कि आप इन सभी को जोड़िए, तो 3 2 5 और 4 9, 9 जो है 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, इसलिए यह 3 से विभाज्य है। अगला को जोड़ कर देखिए तो 7 4 11 1 12 और 5 17 4 21, 21 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब इसको देखिएगा 6 7 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है कि नहीं आता है, ये भी 3 से विभाज्य है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए बना बना के दिखा दिया गया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे तभी जा करके आपको होगा। तो चलिए बताइएगा 3 से विभाजित संख्या इसमें कौन है, फटाफट देखिएगा। 5 2 7 1 8, 8 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाजित नहीं है। 7 6 13 2 15, 15 3 के फाड़ा में आता है इसलिए विभाज्य है। 8 1 9 और 1 10, 3 के फाड़ा में नहीं आता इसलिए विभाज्य नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना करके जोड़ करके आप देख लेंगे और क्लियर हो लेंगे। ठीक है, 10 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो एलसीएम देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा। 10 15 18 का जो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम सभी को, तो यहाँ पर निकालने पर कितना आ रहा है 90, इसलिए राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 30 और 45 का एलसीएम निकालिए। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा। एलसीएम निकाला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी को। 15 30 45, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 2 30 और 15। ठीक, फिर 5 से दे रहे तो 5 से 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 30। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, तो 3 5 15, 15 2 30, 30 3 90, राइट आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है आप बताइए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है। ठीक है, भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर है, उसका हम क्यू करेंगे। 2 का क्यू मतलब 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, और सेंटीमीटर क्यू मतलब सेंटीमीटर क्यू, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यू, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी नीचे बना हुआ है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा बताना है आपको। 15 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है कि घनाभ का आयतन होता क्या है।
तो घनाभ का आयतन बराबर देखिए होता है एल गुने बी गुने एच, ठीक है, एल गुने बी गुने एच। अब देखिए एल कितना है, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर क्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्यू सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। तो 0 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा बताइए, शून्य कोण कहलाएगा, ऑटोमेटिक है, शून्य कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, आपको बताना है शून्य, अधिक, समकोण या कोई नहीं। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है बताइए, समकोण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। 0 और 90 के बीच का कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया तो न्यून कोण हो गया, ठीक है। एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो डी बराबर कितना होता है बताइए 2r, और r बराबर कितना होता है बताइए d/2। डी है 42 सेंटीमीटर, दूसरे देंगे 21 होगा, ठीक है, राइट आंसर 21 डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आगे हम लोग इसे बना लिए हैं ना, ये बनाया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 144, 154, 134 को नहीं, ठीक। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई का मान हो गया 22/7, और इंटू आर का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 गुने 7, 7 कट गया 22/54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट आंसर 154 सेंट बी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बचपन और नपुंसकता विकार किस विटामिन की कमी से होता है, यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2019, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के, ठीक है। तो बांझपन है या नपुंसकता है या प्रजनन क्षमता में कमी है, यह आपको विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। एमपी टेट 2021 में और सीजी टेट 2018 में पूछा गया है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन विटामिन क्या होता है, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। शरीर में जो आवश्यक चीज़ों की कमी होती है उसकी सिर्फ पूर्ति करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। बिहार टेट 2023, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी, दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं होता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है, आपको बतलाना है। राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2015 में पूछा गया, ठीक है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, एमपी टेट 2020 में पूछा है, चना, मटर, अरहर, मूंग, दलहन पौधे की जड़ें सभी, ठीक है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहन पौधे की जड़ें में पाया जाता है, और इसमें दलहनी पौधे सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम बताइए, हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं, ठीक है। सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, हरे पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाक्रम ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है, उत्तराखंड टेट 2016, यूपी टेट 2019, एमपी टेट 2021, वायु को, जल को, वन को, भूमि को, ठीक है। तो प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है,
वायु को प्रकृति का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकृति का फेफड़ा है वन। ठीक है, इसका राइट आंसर वन कीजिएगा। वन जो है वो प्रकृति का फेफड़ा के रूप में आएंगे, तो वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, कोई नहीं। ठीक है, तो वृक्ष जो है जल को अवशोषित अपने जड़ों के द्वारा करते हैं, यानी जड़ के द्वारा वृक्ष जल को अवशोषण करते हैं। MP टेट 2014, उत्तराखंड टेट 2018, CG टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? चलिए, JTET 2016, MP टेट 2018, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है जब वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है वहाँ का वायुमंडल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ का गर्मी तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ये विश्व उष्णन होता है। ठीक है, तो इसमें किस में है, तो बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड? ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? देखिए चिपको आंदोलन जो है आपको उत्तराखंड राज्य में चलाया गया है। उत्तराखंड टेट 2016, UP टेट 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? बिहार टेट में पूछा था। तो ये जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड, तो एपीको आंदोलन जो है वो आपका कर्नाटक में है। पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2021, पंजाब टेट 2016 और UP टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, पुदीना, हल्दी, मूली। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ठीक है, तो यह है ब्रायोफाइलम, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, उसका पौधा पीस कर पिलाया जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो है किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका, बहुकोशिका, द्विकोशिका या कोई नहीं? किस प्रकार का जीव है? बिहार टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या पाया जाता है? एकल कोशिका पाया जाता है। ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, कायिक, प्रकाश संश्लेषण, सभी। ठीक है, तो ईस्ट में जो जनन होता है वो क्या होता है? मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा, ईस्ट में मुकुलन विधि होता है। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? देखिए पुष्प में 2 जनन अंग होता है, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुष्प केसर। तो नर मतलब क्या हो गया? पुरुष, नर मतलब पुरुष। तो पुरुष के जनन अंग को पुरुष रहेगा तो पुंकेसर कहिएगा, पुरुष रहेगा तो पुंकेसर। ठीक है, तो पुष्प का नर माने पुरुष जनन, नर जनन अंग कहेगा मतलब नर मतलब पुरुष, तो पुरुष जनन अंग याद रखिएगा, पुरुष से पु और पु से पुंकेसर कर दीजिएगा, तो उसको हम लोग पुंकेसर कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? पुष्प का मादा जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकण या कोई नहीं। ठीक है, मादा मतलब यहाँ पर क्या हो गई? स्त्री को हम लोग कहते हैं मादा। ठीक है, स्त्री को कहते हैं, तो स्त्री से क्या बन जाएगा बताइए? स्त्री केसर। तो मादा जनन अंग, मादा मतलब स्त्री का जनन अंग, तो उसको हम लोग स्त्री केसर का नाम जाएंगे, एंड राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पपीता में किस प्रकार का जनन होता है बताइए? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या कोई नहीं? तो पपीता बीज से तैयार होता है, इसलिए पपीता में जो बीज से तैयार होता है उसको लोग लैंगिक जनन कहता है। पपीता में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला, सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं? CG टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? तो हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? लेते तो है ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते कौन है? देखिए MP टेट 2013, UP टेट 2018, CG टेट 2014। देखिए सब कुछ प्रश्न हम आपको इस कदर छाट दिए हैं कि आप सिर्फ यहाँ से केवल नोट्स लेके भी पढ़ के जाइएगा ना,
तो आपको हम बता देते हैं कि अन्य जितना भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो सब आपका वहाँ फेल है, सब फेल है, बस ये बता दे रहे हैं। बस आपको तैयारी करने की ज़रूरी है JCERT किताब से, नहीं है तो JCERT का फुल नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें किसी तरह का आपको कुछ सोचना नहीं है, सब बनाया है। आप चाहिएगा तो आपके लिए 20 दिन सफिशियंट है, समझ गए ना। तो सब लेके पढ़ के जाइएगा। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु जो है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? O2, CO2, नाइट्रोजन या सभी, ठीक है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव, पौधा या जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाता है? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं, ठीक है। तो किसी वास स्थल का सभी सजीव प्राणी जितना होगा उसको हम लोग जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। सजीव प्राणी जितना उसको जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। तो ए जैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सजीव प्राणी रहेंगे, ठीक है। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जिसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, पत्थर किस प्रकार का घटक है? ठीक है। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जितने भी निर्जीव चीज़ है, मिट्टी निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव है, प्रकाश निर्जीव है, ताप निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है। तो निर्जीव, तो जीव जिसमें रहेगा मतलब सजीव वाला चीज़ जैव घटक और निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक होता है, ठीक है। तो निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक में जाएगा, तो सभी चीज़ अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? यूपी टेट 2019 में पूछ दिया, देखिए, नागफनी, कैक्टस, खजूरिया, सभी, ठीक है। तो देखिए जितने भी कांटेदार पौधे हैं वो सभी क्या होता है? मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी ग्रहण ज़्यादा देर तक करके रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए नागफनी है, कैक्टस है, खजूर है, ये सभी मरुस्थल वाले जीव जंतु है, ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। यूपी टेट, CG टेट या हरियाणा टेट, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी है, इसके ऊपर हम लोग जल की बात करते हैं। तो एक होता है देखिए 22 मार्च और ये होता है 22 अप्रैल, यानी 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बस 22 से बस है तो अप्रैल में है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1, ठीक है। भार के अनुपात से याद रखिएगा, ठीक है। तो भार से यहाँ पर क्या होता है? H2O होता है, तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है भार से। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो रहा है? 1:8 होता है। 1:8 किसमें? ए में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान होता है, CG टेट 2014 में पूछा था, 7.4, 8.2, 7 या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, क्लियर। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। बिहार टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? 70, 80, 90 या 60, ठीक है। तो हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 70% है, ठीक है। हमारे दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल इकट्ठा करना क्या कहलाता है? बादल जल संग्रहण, वायु जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्षा के जल का संग्रहण क्या कहलाएगा बताइए? वर्षा जल संग्रहण कहलाएगा। तो राइट आंसर सी होगा, वर्षा जल संग्रहण होगा। अगला प्रश्न है, चलिए वस्तुनिष्ठ अगला प्रश्न है, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वन, उष्णशीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड, आबूनस, महोगनी या सभी, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये तीनों प्रकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह प्रतीत होता है? तो राइट आंसर ए होगा, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, अजगर, नाग या कोई नहीं। यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है एनाकोंडा है। एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? रीट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन या कोई नहीं, ठीक है। तो एनाकोंडा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या कोई नहीं, ठीक है। तो मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? तो मानसूनी वन आपको जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है। गेहूँ किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? गेहूँ किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में? तो साग, वृक्ष, झाड़ी या कोई नहीं। तो वृक्ष में आएगा नहीं, झाड़ी में आएगा नहीं, यानी साग। गेहूँ जो है साग प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, ठीक है। आलू का खाया जाने वाला भाग है, आलू का खाया जाने वाला भाग है, जड़ है, फूल है, तना है, सभी है, ठीक है। तो आलू का खाया जाने वाला भाग तना का, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन है, आलू का खाया जाने वाला भाग तना है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? आपको बताना है। साग, झाड़ी, वृक्ष या सभी, ठीक है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? तो गुलाब जो है आपको यहाँ पर झाड़ी की श्रेणी में आता है, झाड़ीदार पौधे की श्रेणी में आता है। रीट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष या सभी, ठीक है। तो मटर जो है साग वाले पौधे की श्रेणी में आएगा। एमपी टेट 2014 पूछा गया था। तो साग, झाड़ी और वृक्ष का पूरा थ्योरी क्लासेज में आप जाकर के देखिएगा, कंप्लीट किया हुआ है। आज तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सही गलत करते रहना है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको देख लेना है, ईवीएस का नोट्स यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? साग वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं, ठीक है। तो आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? ये बिहार टेट 2011 में पूछा था। साग वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं, ठीक है। तो आम जो आते हैं वो क्या आते हैं? वो वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मूली का खाया जाने वाला भाग है जड़, पत्तियां, तना या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो मूली का क्या खाया जाता है बताइए? तो मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़। मूली का जड़, गाजर का जड़ खाते हैं। पालक में खाया जाने वाला भाग है, पालक में कौन सा पालक का खाते हैं हम लोग? जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तना खाते हैं या सभी, ठीक है। तो पालक का पत्ती हम लोग बनाते हैं, क्या पत्तियां को खाते हैं। तो राइट आंसर पत्तियां हो जाएगा, बी हो जाएगा। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? केला का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, पत्तियां, फल या तना, ठीक है। केला का कौन सा भाग खाया जाता है याद रखिएगा। तो केला का हम लोग क्या खाते हैं बताइए? तो केला का फल खाते हैं हम लोग। केला का क्या खाते हैं? फल खाते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा और यूपी टेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा होती है। देखिए ये प्रश्न आया था आपका किस में? तो आकलन परीक्षा में भी आ गया था, जो कि बनाया हुआ था मेरा, और यहाँ से प्रश्न आपका आया था, ठीक है। 120 सेंटीमीटर, 130, 140 या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है आपका 140 सेंटीमीटर। सीजी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है बताइए? बहुत बार देखिए यूपी टेट 2018 में, झारखंड में भी आया था ये भौम जल का स्तर, ठीक है। इसका कमी आने का कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है। यदि जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल का आवश्यकता होगा, उतना ही घर बढ़ेगा, उतना ही जो है कि आपको क्या होगा, बोरिंग होगा, उतने ही चापाकल होंगे। तो ये सब क्या होगा? तो भौम जल स्तर में कमी होगा, ठीक है। कृषिगत उपयोग, हम कृषि कार्य करते हैं तो भी भौम जल स्तर में कमी होती है। वर्षा का असमान वितरण, ये तो भौम जल स्तर की कमी आने का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि किसी वर्ष वर्षा जो है 250 मिलीमीटर हो जाती है, किसी बार 120 मिलीमीटर होती है, कभी किसी बार 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इससे क्या होता है? भौम जल स्तर में कमी होता है, एक सामान्य वर्षा नहीं होती है तब, ठीक है। तो वर्षा का असमान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी ये सभी आंसर होंगे। राइट आंसर डी होगा। भौम जल की जनसंख्या सभी है, ठीक है। राइट आंसर डी है। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है?
सिमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सिमन उरांव को झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? आपको बताना है, गर्म, ठंडा, शुष्क या, ठीक है। ये रेगिस्तान का श्रेणी है। लद्दाख किस प्रकार का? तो लद्दाख जो है आपको ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। बिहार टेट 2017 और सीजी टेट 2015, ठीक है। सहारा जो है वो गर्म है और लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है, ठीक ना। चलिए, खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है? खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है? खा पा चान, याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ था हरियाणा टेट में और उत्तराखंड टेट में। लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सभी है कोई नहीं, ठीक है। तो खा पा चा जो है किसको कहते हैं हम लोग? लद्दाख रेगिस्तान को कहते हैं खा पा चा। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। मनाली लेह जो है राजमार्ग है वो पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है? मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में, कोई नहीं, ठीक है। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए यह खोल दिया जाता है मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? एमपी टेट 2021 और एमपी टेट 2013 में पूछा गया है कि मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी, ठीक है। तो देखिए, मरुस्थल में झाड़ीदार और कांटेदार पौधे रह सकते हैं कि वही वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जिसमें कैक्टस, खजूर और नागफनी, ये तीनों जो है कांटेदार पौधे हैं, झाड़ीदार, तो ये मरुस्थल में रह सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। यानी मरुस्थल में कैक्टस, खजूर और नागफनी के जैसे पौधे वहाँ पे रहते हैं। मरुस्थलीय पौधे की विशेषता क्या है? मरुस्थल में जो पौधे रहते हैं वो क्यों मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया था। कांटेदार होते हैं, इनका तना मोटा होता है, इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, डी सभी, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है कि ये कांटेदार होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में कांटेदार पौधे ही होते हैं। इनका तना मोटा होता है। तना मोटा होने का रीज़न होता है कि बहुत दिन तक पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर कैप्चर रखते हैं। इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, बिल्कुल, जितना वाष्पोत्सर्जन दर कम होगा उतना ही जल्दी उसमें पानी की कमी होगी, पौधे सूखकर मर जाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन दर भी कम होता है। तो ये सभी कारण से ये सभी जो है मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। अगर मरुस्थल में कोई पौधा रह रहा है तो इसका मतलब ये सभी उस पौधे में विशेषता होगी, तभी वह मरुस्थल में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे का नाम इसमें कौन कौन है? ऊँट, बिल्कुल, ऊँट को मरुस्थल का जार कहते हैं। खजूर, बिल्कुल, ये पौधा है। सर्प, ये भी रहते हैं बिल बना करके, सभी। राइट आंसर डी, सभी होंगे। वो यूपी टेट 2016, उत्तराखंड टेट 2014 का था, ठीक है। चलिए, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है? नाक, पूंछ, गलफड़ा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कितना बार बिहार टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, बट आने वाला ही केवल प्रश्न है, आने वाला ही प्रश्न एकदम आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना कर लेना है आपको ईवीएस का। बाकी टेस्ट सीरीज अब चलेगी जिसमें अब आपका क्या होगा, जैसे ईवीएस का भी मिक्सअप करवा दिए, अब हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, सीडीपी का भी हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैथ का भी हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे टेस्ट सीरीज की ओर चलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज जब भी बना लेंगे तो आपको समझिए कि 100% आपका कंप्लीट है। तो टेस्ट सीरीज में आप सभी को जुड़िएगा, जितने लोग वीडियो देख लीजिएगा सबको टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, और वहाँ से 300 जो आपको रुपये लग रहे हैं आप पेड कर दीजिएगा, और 300 रुपये में टेस्ट सीरीज 1 to 5 की कंप्लीट होगी, जहाँ से आपका 100% कंप्लीटेशन हो जाएगा। अगर उसमें आप 60% लाने लगे तो समझिए कि आपका 90 क्रॉस अवश्य आएगा, ठीक है। तो चलिए, मछली के श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा होता है, क्लियर हो गया। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग क्या होता है? व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। सिर पर स्थित नच्छा द्वार, पूछ या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, एक चीज़ आप देखते होंगे जब आप समुद्र में देखते होंगे, ठीक है, तो व्हेल्स या डॉल्फिन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र है तो इसमें कभी कभी नाव सब भी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है, व्हेल या डॉल्फिन सीधे ऊपरी का मुँह करके निकलते हैं, और ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए नशा छिद्र होता है, ये श्वास लेने के लिए ऐसे बार बार ऊपर निकलता है, जिससे पानी में हलचल हो जाता है, नाव रहेगा तो भी गिर जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है, सिर पर उनका नासा द्वार होता है, कुछ देर के लिए आता है फिर नीचे चले आते हैं। तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार क्या होता है, वो श्वास लेने के लिए श्वसन अंग है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में रहते हैं, ये श्वास लेते हैं, ये श्वास कैसे लेते हैं, ठीक है। नासा द्वार, गिल क्लोम, पूंछ या कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए गिल क्लोम के द्वारा लेते हैं, कैसे लेते हैं, गिल क्लोम के द्वारा। रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। तो मेढक जो है एक उभयचर प्राणी है, क्योंकि वह जल में भी रहता है और वह
स्थल पर भी रहता है। तो जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है उसको हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं। इसलिए मछली कैसा प्राणी है? एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित आवास, मरुस्थलीय आवास, जलीय आवास या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित आवास, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया आवास है तो मानव निर्मित आवास होगा। उत्तराखंड टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा हुआ था। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आप जान जाइए, कोई भी अवस्था वाले शब्द आते हो, कोई भी अवस्था वाले शब्द आते हैं तो वो आपको यहाँ जो है भाववाचक संज्ञा में जाता है। चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, जवानी अवस्था हो, बुढ़ापा अवस्था हो, बचपना अवस्था हो, ये सारा चीज़ जो है आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो अवस्था वाली चीज़ें भाववाचक संज्ञा में चली जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है कि लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो लालिमा यहाँ पर गुण बता रहा है आपका, यह जो है गुण वाली जितनी चीज़ें होती है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएगी। तो लालिमा जो है आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2014 में पूछा था, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो देखिए ईमानदारी जो है ये गुण है, और किसी भी व्यक्ति का गुण, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का गुण, जो भी गुण हो, ईमानदारी हो, बेईमानी हो और यहाँ पर अनुशासित हो, ये सभी गुण वाले जितने भी वर्ड्स होंगे ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए ईमानदारी जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट में पूछा हुआ है, बताते ये आपका जो है झारखंड टेट में भी आया हुआ है, लेकिन झारखंड टेट का हमने प्रीवियस ईयर अलग से करवाया है इसलिए उसका इस पर मेंशन हमने नहीं किया है। तो जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये क्या है बता रहा है, ये अवस्था को बता रहा है। किसको बता रहा है? अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो जो अवस्था को बता रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो अवस्था को बता रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? राटेट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ज़बरदस्ती आदमी का मेहमान, ज़बरदस्ती गले पर जाना, मेहमान नहीं मानना, मेहमान का कार्य नहीं करना। ठीक है, तो मान न मान मैं तेरा मेहमान का यहाँ पर जो लोकोक्ति उसका शाब्दिक अर्थ होगा ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, ज़बरदस्ती गले पड़ना उसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दुष्ट व्यक्ति बिना मार खाए सही राह पर नहीं चलता है, दुष्टि अलग अलग होना, दुष्ट व्यक्ति लात खाता है, कोई नहीं। ठीक है, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि दुष्ट व्यक्ति बिना मार खाए सही राह पर नहीं चलता। ठीक है, भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कोई नहीं। ठीक है, यह अव्ययी भाव है, कौन सा है? तो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समाहार। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द आ गया चार, तो जिसमें संख्यावाचक शब्द आएगा वो द्विगु समास में जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि में जाएगा। तो यहाँ चार भुजाओं वाला का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको द्विगु में आप लोग रखेंगे। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए 1001 बार प्रश्न आया है अवस्था वाला चीज़, तो याद रखिएगा अवस्था वाले जितने भी चीज़ें होती है वो भाववाचक संज्ञा में जाती है, चाहे वो बुढ़ापा हो, जवानी हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, ये सभी भाववाचक संज्ञा में जाएंगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। रमेश बाजार जाता है वह सब्जी लेकर आता है, इसमें सर्वनाम कौन है? तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, रमेश संज्ञा है और यहाँ पे जाना जो है क्रिया है और सब्जी जो है यहाँ पे संज्ञा है और वह जो है यहाँ पे सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले में,
संज्ञा के बदले में यहाँ रमेश लिख सकते थे हम कि रमेश सब्जी लेकर आता है, लेकिन हमने रमेश के बदले में वह का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। राइट आंसर डी वह हो जाएगा। सीता इस विद्यालय की सबसे अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण कौन है? सीता, तो ये तो नाम है, संज्ञा हो जाएगा। विद्यालय भी संज्ञा चला जाएगा। लड़की ये भी संज्ञा चली जाएगी। लेकिन अच्छी, अच्छी क्या है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता, कि लड़की अच्छी है। अच्छी मतलब यहाँ विशेषता हो गया, इसलिए इसमें विशेषण जो है वो डी हो जाएगा। अखिलेश पटना रहता है, इसमें क्रिया है। अखिलेश पटना रहता है, इसमें क्रिया है। अखिलेश नाम संज्ञा है, पटना नाम संज्ञा है, रहता है तो क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? कि रहने का काम वहाँ पर हो रहा है, इसलिए रहता जो है वो क्रिया है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? काला, नीला, पीला या कोई नहीं। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है आपको किस रंग का दिखाई देगी? नीला। ठीक है, किस रंग का दिखाई देगी? नीला, क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरा होने के कारण ये कैसा दिखाई देगी? तो वो आपको नीला दिखाई देगी। राइट आंसर बी होगा। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड, डाउन्स, कंपोस्ट, कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको जब हमने यहाँ पे ईवीएस का तो नोट्स इस कदर बना हुआ है, शायद आप नहीं देख पाए होंगे। जो अभी तक देख नहीं पाए हैं, ईवीएस का नोट्स आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। उसमें ईवीएस से तो जैसा बना हुआ है आप देख लीजिएगा, उसमें आप किसी भी तरह से 30 में से 25 से 28 आपका आ जाएगा। सिर्फ ईवीएस का जो 6 टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ईवीएस का नोट्स ले जाइएगा, उसमें बहुत ट्रिकी, बहुत ही जैसे आरटी से पूरा हूबहू प्रश्न बना दिए हैं। तो इसका एक ट्रिक हमने बताया था, देखिए आपको याद होगा, पुश ब्राकम वेला। पुश ब्राकम वेला यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ब्रा से देखिए हो गया ब्राज़ील, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंग से देखिए हो गया कंपोस्ट कहते हैं। और वे से हो गया देखिए वेनेजुएला, और वेनेजुएला के घास के मैदान को लासो कहते हैं, लानोस। इस तरह से घास के मैदान को पढ़ा दिया गया है, आप यहाँ से नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पुश ब्राकम, कंपोस्ट कहते हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या धौलागिरी। तो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। झारखंड राज्य में कितना क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200 वर्ग किलोमीटर, 23,605 वर्ग किलोमीटर, 22,605, 23,804। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है।